हेलो दोस्तों, मैं रविकांत सिन्हा एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लेकर आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो नवंबर के महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, नवंबर 2020 में। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से नर्मदा जिले के केवड़िया के पास बने स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के पास साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने पॉइंट 3 में से सरदार सरोवर बांध के पास 2 इंजन वाले पहले विमान में उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे, जहां पानी का एक एरोड्रम स्थापित किया गया है। सी प्लेन सेवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि यह 19 सीटर सी प्लेन सेवा की निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यह सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान से केवल 45 मिनट में कवर करेगी, जिसमें अभी कुल 4 घंटे लगते हैं। इस उड़ान में 12 यात्री होंगे और जिसकी टिकट की कीमत होगी प्रति व्यक्ति की 4,800 रुपये होगी। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें होगी, यानी 4 आगमन और 4 प्रस्थान। इस प्रकार से ये संपन्न होगा। अगला न्यूज़ है, पीएम मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी उपस्थित रहे। इसके अलावा पीएम ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। आरोग्य वन के बारे में यह कहा जा रहा है कि योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए केवड़िया में 17 एकड़ जमीन पर आरोग्य वन स्थापित किया गया है। इसमें समृद्ध औषधियां वाले प्रमुख पौधे और पेड़ों की लगभग 380 प्रजातियां हैं। आरोग्य वन में कमल का तालाब, आंवला उद्यान, सुगंध उद्यान, योग और मेडिटेशन उद्यान, इंडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल सूचना केंद्र, स्मारिका दुकान और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ आयुर्वेद खाद्य पदार्थों की सेवा करने वाले एक कैफेटेरिया भी शामिल है। आरोग्य कुटीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि आरोग्य कुटीर में संथीगिरी वेलनेस सेंटर नामक एक पारंपरिक उपचार सुविधा केंद्र है, जो आयुर्वेद, सिद्ध योग और पंचकर्म के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके साथ साथ एकता मॉल के बारे में ये बताया जा रहा है कि यह मॉल पूरे भारत के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं की विविधता को प्रदर्शित करता है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, जो लगभग 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क और भूल भुलैया के बारे में कहा जा रहा है कि यह 35,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है। यह बच्चों के लिए दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी संचालित पोषण पार्क है। पार्क भूल भुलैया 5D विजुअल, वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स जैसे विभिन्न शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाएंगे। अगला न्यूज़ है, शक्तिकांता दास ने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री दास ने एक समिति यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइजेशन का भी उद्घाटन किया। आखिर क्या है सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइजेशन, आइए जानते हैं। अपने प्रारंभिक भाषण में गवर्नर श्री दास ने महामारी से संयुक्त रूप से लड़ने में सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और सहयोग पर प्रकाश डाला। समूह ने सार्क क्षेत्र में समृद्धि, आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। गवर्नरों ने केंद्रीय बैंक के अनुभवों को साझा करने और सहयोगी जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सार्क फाइनेंस केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और सार्क क्षेत्रों के वित्त सचिवों का एक नेटवर्क है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघों का एक घर है। यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामांकित संरक्षित क्षेत्रों
को कवर करता है, जो लोगों और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध बनाता है। अगला न्यूज़ है, पीएम मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 के सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर इन राउंड टेबल 2020 का सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगतों के नेताओं और भारत सरकार के हायर निर्णय लेने वाले और वित्तीय नियामकों के बीच विशेष बातचीत के लिए एक मंच था। भारत की ओर से व्यापारिक नेता, वित्तीय बाजार नियामक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल थे। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये क्या था, इसके बारे में जानते हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष द्वारा किया गया था। गोल मेज सम्मेलन में दुनिया के 20 सबसे बड़ी पेंशन और संप्रभु फंड निधियों में से 6 मिलियन ट्रिलियन के प्रबंध वाली संस्थाओं ने शिरकत की। यह वैश्विक संस्थागत निवेशक अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला न्यूज़ है, जो बाइडेन ने जीता अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिका इतिहास का सबसे ज़्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति बने हैं, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अपने पहले कार्यकाल में सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बने गए हैं। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से सीनेटर बाइडेन की साथी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिका महिला बन गई है। जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर के बारे में ये कहा गया है, बाइडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रेटन पेनिसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बाइडेन ने इससे पहले 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति और 1973 से 2009 तक डेलावेयर के लिए संयुक्त राज्य सेनेटर के रूप में भी कार्य किया। बात करें कमला हैरिस के बारे में। हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उन्होंने 2017 में कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर के रूप में भी काम किया। उनकी मां श्यामला गोपालन एक बायोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अजीम प्रेमजी ने एडलिब हुस्न इंडियन परोपकार सूची में 2020 में किया टॉप। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने एडलिब हुरम इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 75 वर्षीय उद्यमी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकार कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान दिया। यह भारत के उन लोगों में से सूची में जारी करता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया हो। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नादर सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2019 में इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर यानी 458 करोड़ रुपए पर रहे हैं। इस सूची में 7 महिलाओं ने भी जगह ली है, जिसमें रोहिणी नीलेकर्णी जिन्हें 47 करोड़ रुपए का दान दिया, भारत की सबसे उदार महिला थी। इनके बाद अनु आगा थैमस के परिवार ने 36 करोड़ रुपए दान दिए और बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ ने 34 करोड़ रुपए दान दिए। बात करें इस सूची की एडलगिव सूची की। एडलगिव सूची 2020 जो है एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2020 को एडली फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। यह वार्षिक सूची का 7वां संस्करण है। 2020 के लिए इस सूची में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि में 5 करोड़ रुपए का या उससे अधिक दान किया है।
बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, मुंबई इंडियंस ने जीता आईपीएल 2020 का सीज़न। मुंबई इंडियंस ने ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल 2020 सीज़न अपने नाम कर लिया। मुंबई जीत के लिए 157 रनों की लक्ष्य को पीछा करते हुए उनके कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 गेंदों पर 68 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इससे पहले मुंबई ने आईपीएल 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। इस जीत के साथ मुंबई अब इस खिताब को चेन्नई सुपर किंग्स के बाद डिफेंड करने वाली एकमात्र टीम बन गई है। अगला न्यूज़ है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। हर साल 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार स्कूल ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां देश के भावी नागरिकों का विकास होता है। उन्हें भारत में आईआईटी और विभिन्न अन्य संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 11 सितंबर 2008 को शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदान की चिन्हित करने के लिए उनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा के दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की थी। 2008 में भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अवकाश घोषित किए बिना मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये बात होती है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा राष्ट्रीय संस्था और निर्माण प्रमुख की शिक्षा में भारत में वह रहे हैं। अनुकरणीय योगदान के लिए उनके क्षेत्र में निर्माण काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। वस्तुतः 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमावत ने 7 महीने का समय लगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा से लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की तुलना में लगभग 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार भी उपस्थित रहे। अगला न्यूज़ है, मत्स्य विभाग ने पहली बार प्रदान किए मत्स्य पुरस्कार। मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर पहली बार मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संगठनों और जिलों को सम्मानित किया। शीर्ष राज्य में आते हैं समुद्री राज्य में जैसे उड़ीसा, अंतर्देशीय राज्य में उत्तर प्रदेश और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में असम। शीर्ष संगठन में आते हैं तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड यानी समुद्री से रिलेटेड है, तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समिति फाउंडेशन लिमिटेड अंतर्देशीय, असम कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। बात करें शीर्ष जिले की, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला है कालाहांडी ओडिशा और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य जो है वो है नावागांव असम। अगला न्यूज़ है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के साल भर मनाने के दौरान भारत सरकार ने 24 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अंबेडकर के विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया 24 नवंबर को। हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में एक गुरु तेग बहादुर के शहीदों दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों और आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय में भी नहीं थे।
गुरु तेग बहादुर के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासन के दौरान इस्लाम के गैर मुस्लिमों को जबरन धर्म तारण का विरोध किया था। दिल्ली के मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा सिंस गंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उनके प्राणदंड और दाह संस्कार के स्थल हैं। गुरु तेग बहादुर का गुरु के रूप में कार्यकाल 1665 से लेकर के 1675 तक रहा था। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु तेग बहादुर के 115 भजन हैं। गुरु तेग बहादुर को लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पहले सिख गुरु गुरु नानक के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में यात्रा की थी। गुरु तेग बहादुर जहां भी गए स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक रसोई और कुएं स्थापित किए। आनंदपुर साहिब प्रसिद्ध पवित्र शहर और हिमालय सटा एक वैश्विक पर्यटक आकर्षक स्थल गुरु तेग बहादुर द्वारा स्थापित किया गया था। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।